बड़ी खबर आ रही है, देश भर में एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। 5 राज्यों में 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र में जैश से जुड़े 4 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। जैश से जुड़े चारों लोगों से पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 5 राज्यों में 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। देश भर में इस वक्त एनआईए का एक्शन बड़े लेवल पर चल रहा है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, कितनी देर से छापेमारी हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कौन कौन से राज्य जहां पर छापेमारी हो रही है? देखिए, इस वक्त में निश्चित तौर पर बड़ी खबर कही जा सकती है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन 5 राज्यों में किया जा रहा है। 5 राज्यों से जुड़े 22 लोकेशन पर जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इन 5 राज्यों की अगर बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, यहां पर यह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये एक नया फ्रेश केस है, एक नया फ्रेश केस रजिस्टर्ड किया गया था जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा। इसी साल दिल्ली हेडक्वार्टर में रजिस्टर किया गया था। और ये केस है आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ। और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ इस मामले में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज एक बड़े सर्च कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो इस मामले में यह पता चला है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ जो एक नेटवर्क है वो 5 राज्यों में था, महाराष्ट्र, दिल्ली और इसके साथ साथ इन तमाम राज्यों में। जी, महाराष्ट्र में 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया जैश से जुड़े हुए, इनकी क्या भूमिका है यहाँ पर? शंकर, क्या ये स्लीपर सेल थे या फिर फंडिंग से जुड़ी हुई चीजें देख रहे थे? शंकर आनंद का हम लोग करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए का बहुत बड़ा ये एक्शन हुआ है। आतंकी फंडिंग मामले में बड़ा एक्शन। 5 राज्यों के 22 ठिकानों पर अभी भी एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है। बड़ी बात यह है कि जैश से जुड़े हुए 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। चारों से इस वक्त पूछताछ चल रही है, ताकि जो बड़ा नेटवर्क 5 राज्यों तक फैला हुआ है, यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आखिरकार वहां असम तक कैसे ये तार पहुंचे, कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं, पूछताछ के जरिए समझने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात यह भी है कि ये फ्रेश केस है, यानी कि हाल ही में ये केस दर्ज किया गया था आतंकी फंडिंग से जुड़े हुआ। और आखिरकार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए 4 लोगों को हिरासत में लेने के बाद जो पूछताछ हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश एनआईए की होगी। बहुत बड़ा ये एक्शन है, बहुत बड़ी खबर है। एनआईए का देश भर में आपको बता दें एक्शन चल रहा है। छापेमारी, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्चिंग चल रही है। 22 ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है सुबह से लगातार। जैश से जुड़े हुए, आतंकी फंडिंग से जुड़े हुए लोगों के घर पर, ठिकानों पर सर्चिंग चल रही है। इस दिशा में 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी एनआईए की कही जा सकती है। 4 लोगों को हिरासत में लेने का मतलब समझ लीजिए, मतलब यह है कि इन्हीं के जरिए पूरे नेक्सस तक पहुंचा जाएगा, पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जाएगा। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन पकड़े जाने का मामला सामने आया है। छतरगढ़ पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी पंजाब और 2 संग्रिया, साथ ही हनुमानगढ़ निवासी भी बताया जा रहा है। फाजिल्का निवासी बलदेव सिंह, महेंद्र सिंह, अमरीक सिंह, हरभजन सिंह और संग्रिया हनुमानगढ़ निवासी मस्तान सिंह के साथ परगट सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। खाजूवाला के बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन मिला था। ड्रोन के बाद सर्च अभियान में 2 किलो की हेरोइन लगभग मिली थी। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी संदीप कुमार ने इस बाबत जानकारी भी दी है। जानकारी ये, बड़ी खबर ये, बीकानेर में भारत पाक बॉर्डर जो ये है, यहाँ पर हेरोइन पकड़ी गई है। अक्सर इस तरीके के मामले यहाँ पर सामने आते रहते हैं और ये माना जाता है कि इसके सीधे जो 4 है वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पाकिस्तान से यहाँ पर हेरोइन की, ड्रग्स की तस्करी होती है। छतरगढ़ पुलिस ने इस दिशा में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वो तस्वीरें भी आ गई हैं। 6 आरोपी आपको नजर आ रहे हैं। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और यहां से इनके पास हेरोइन पकड़ी गई है। कुल मिलाकर पंजाब तक इसे पहुंचाने की कोशिश रही होगी, क्योंकि 4 आरोपी जो है वो बताया जा रहा है कि 5 पंजाब से हैं, संगरिया से हैं, हनुमानगढ़ के निवासी भी हैं, यानी कि लोकलाइट्स भी हैं। और जाहिर तौर पर इन लोकलाइट्स की ही बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि इनका सीधे सीधे जो नेटवर्क होता है पाकिस्तान से जुड़ा होता है, वहां से नशा तस्करी होती है। और इस पर नजर थी यहाँ पर पुलिस की। भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन पकड़े जाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। गिरफ्तारियां हुई हैं, 6 आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। 4 आरोपी पंजाब के हैं।
तो सोचिए, ये जो हेरोइन थी इसको पहुंचाने का काम पंजाब तक किया जाना था। इससे पहले ही ये सभी हत्थे चढ़ गए। फाजिलका निवासी बलदेव सिंह, महेंद्र सिंह, अमरीक सिंह, हरभजन सिंह और संगरिया हनुमानगढ़ निवासी मस्तान सिंह के साथ परगट सिंह की गिरफ्तारी हुई है। खाजूवाला के बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन मिलाकर ड्रोन के जरिए तस्करी होती है। पाकिस्तान अक्सर ड्रोन का इस्तेमाल नशा तस्करी के लिए करता है। आए दिन यहाँ पर ड्रोन भी पकड़े जाते हैं, हेरोइन के पैकेट भी पकड़े जाते हैं। लेकिन इस मामले में देखिए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है। विक्रम हमारे संवाददाता बीकानेर से इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रम, सबसे पहले तो बताइए कि हेरोइन जो पकड़ी गई, कितनी उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इस हेरोइन को कहां कहां पहुंचाने का काम था? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है इस हीरोइन को भेजा गया था, और ये ड्रोन के माध्यम से जो है ये ड्रॉपिंग करवाई जाती है, और इसमें पंजाब की साइड के जो लोग हैं या जो नशे के तस्कर हैं वो इसे ले जाते हैं। करीब 2 किलो 100 ग्राम इसका वजन है, और जो ये 10 करोड़ से ऊपर की जो है वो हीरोइन बताई जा रही है। फिलहाल जो है पुलिस ने 4 पंजाब के जो लोगों को गिरफ्तार किया, और इसके साथ साथ 2 जो हनुमानगढ़ क्षेत्र के संगरिया के रहने वाले जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पहले भी इस तरह से जो ये जो बॉर्डर का एरिया जो है, चाहे बीकानेर से लगता हो चाहे गंगानगर से लगता हो, इस तरह से ड्रॉपिंग बार बार की जाती है, लेकिन पुलिस और बीएसएफ जो है उसकी मुस्तैदी के चलते इस तरह की जो बड़ी बात है कि इसमें गिरफ्तारियां हुई है, यानी कि जाहिर तौर पर नेटवर्क तक पूरी कोशिश होगी पहुंचने की, नशा तस्करों तक। शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। पहले नसरल्लाह और हिजबुल्लाह का नया चीफ, यानी साफ है कि इजराइल की सेना पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। इजराइल की इस बारूदी कार्रवाई से हिजबुल्लाह सदमे में है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी टॉप लीडरशिप को इजराइल की सेना मौत के घाट उतार रही है। डाला हिजबुल्लाह का नया चीफ। महज 6 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के 2 चीफ मारे जा चुके हैं। आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत कैसे हिजबुल्लाह के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। 32 साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को उस वक्त मारा गया जब वो एक इमारत के नीचे बने बंकर में ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। नसरल्लाह करीब 60 फीट नीचे एक बंकर में मौजूद था जिस वक्त उसे मारा गया। नसरल्लाह के मारे जाने के 2 दिन बाद उसके ममेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया, लेकिन चीफ बनने के महज 4 दिन के बाद इजरायली सेना ने उसे भी मार डाला। इन 2 तस्वीरों से साबित होता है कि लेबनान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां इजराइल हमला ना कर सके। हिजबुल्लाह के लड़ाके और टॉप कमांडर इस वक्त ना तो जमीन के नीचे बंकर में सुरक्षित हैं और ना ही जमीन के ऊपर किसी इमारत में सुरक्षित हैं। इजराइल चुन चुन कर हिजबुल्लाह के चीफ को मार रहा है। हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन बेरूत में कैसे मारा गया। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने 3 अक्टूबर को दक्षिणी बेरूत में जोरदार मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना को पता चला था कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के बचे हुए टॉप कमांडरों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था। जैसे ही हाशिम सैफुद्दीन गुप्त बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा, तब इजरायली वायुसेना के F-35 जेट ने बेरूत में मौजूद इमारत पर हमला कर दिया। इजरायली दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने F-35 फाइटर जेट से इस इमारत के नीचे बने बंकर पर एक के बाद एक 11 मिसाइलों से हमला किया।
इजराइल के इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन मौके पर ही मारा गया और महज 6 दिन के अंदर ही नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मार दिया गया। השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב, וזה יהווה גורם משמעותי בשינוי המצב הביטחוני ויאפשר לנו להשלים את החלק החשוב של החזרת התושבים לבתיהם. את זה אנחנו נעשה, וכמו שאמרתי כאן לפני חודש, אנחנו נעביר את מרכז הכובד. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स ने खौफनाक प्लान के तहत हिजबुल्लाह का सफाया पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है और महज 2 हफ्ते में ही इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 21 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह में इस वक्त इजराइल से भीषण जंग कैसे करनी है, इसका फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर हिजबुल्लाह में बचा नहीं है। नसरल्लाह और साथी सैफुद्दीन के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की हालत एक अनाथ बच्ची जैसी हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के इस वक्त ऐसा कोई नेता और कमांडर नहीं है जो बचना चाहे, यानी आगे की प्लानिंग कर सके, इजराइल से टक्कर लेने में सक्षम हो सके और सोच सके। सिर्फ 96 घंटे जिंदा रहा हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद 29 सितंबर को हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया था, लेकिन 3 अक्टूबर को इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन और उसके साथ मौजूद हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को मार डाला। सिर्फ 4 दिन या कहें कि सिर्फ 96 घंटे में ही हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हाशिम सैफुद्दीन को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने 73 टन बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दक्षिणी बेरूत में हाशिम सैफुद्दीन को बंकर के अंदर गुप्त मीटिंग करना बहुत भारी पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सैफुद्दीन काउंसिल में शामिल था, जो हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों का मैनेजमेंट करने का काम करती है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा साल 2017 में हाशिम सैफुद्दीन को आतंकवादी घोषित किया गया था। हाशिम सैफुद्दीन भी अपने भाई नसरल्लाह की तरह ही एक मौलवी था, जो खुद को पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता था। हाशिम सैफुद्दीन हमेशा काली पगड़ी पहने रखता था और हिजबुल्लाह में टॉप 3 लीडर्स में उसका नाम शामिल था। सैफुद्दीन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज की, जहां उसने फिलिस्तीनी लड़ाकों को कहा कि हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ हैं, लेकिन किस्मत का मारा हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन महज 96 घंटे के भीतर ही खुद मारा गया। מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב, אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. गुप्त स्थान पर नसरल्लाह दफन, इजराइल का खौफ। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसन हसरल्लाह को मारा गया। ईरान की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। इजरायली वायुसेना ने कितना भीषण हमला दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर किया था। ये उसी वक्त का वीडियो है। दावों के मुताबिक नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जिसमें जमीन से 60 फीट नीचे बंकर में मौजूद नसरल्लाह को मार डाला गया। दावा किया गया कि नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने 80 टन बम का इस्तेमाल किया था। हैरानी की बात यह है
कि हमेशा मीडिया और जनता से दूर रहने वाला नसरल्लाह जब मारा गया तो उसकी लाश को आज तक किसी ने नहीं देखा। और हैरानी की बात तो यह भी है कि जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को दफन किया गया तो उसकी कब्र के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह को डर था कि अगर नसरल्लाह के जनाजे को निकाला जाता है तो इजरायली सेना जनाजे पर हमला कर सकती है, और इसी डर से उसे एक खुफिया जगह पर दफना दिया गया ताकि इजराइल को उस जगह का भी पता ना चल सके। जनरल मारो जंग जीतो, कमांडर मारो कोहराम मचाओ। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में हिजबुल्लाह कितने दिन इजरायली सेना के सामने टिक पाएगा। इजरायली सेना हिजबुल्लाह में जनरल माने जाने वाले हिजबुल्लाह चीफ को चुन चुन कर मार रहा है। वहीं हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स को इजराइल की सेना हमला करने का मौका तक नहीं दे रही है। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हलेवी का साफ कहना है कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजराइल के हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गाजा जैसा होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजराइल के खिलाफ ऐसे युद्ध का ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। खामनेई ने अरब देशों को एकजुट होकर इजराइल पर धावा बोलने की तकदीर कर डाली है। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाने का कोड B61 बना लिया है। مرگبر آمریکا، مرگبر آمریکا، مرگبر. السلام علیکم و رحمت الله. مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. क्या इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड युद्ध शुरू हो चुका है? अली खामनेई के खेमे में जुट गई 22 आर्मी। अब अमेरिका तक पहुंचेगी युद्ध की चिंगारी। युद्ध त्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेबनान में जो बारूद बरस रहा है, जैसी बर्बादी गाजा में दिख रही है, जितनी तबाही अब तक हुई वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब महायुद्ध में महाशक्तियों का आना तय हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जिसका अंत क्या हो सकता है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इजराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इजराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है।
بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم یا ایها الذین آمنوا। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इजराइल भर के लिए नहीं है, धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम हैं। यानी ईरान इजराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इजराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद से इजराइल और ईरान में युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि खामनेई ने साफ कर दिया है कि इजराइल के खात्मे तक युद्ध चलता रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इजराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा, जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे। दुश्मन मिल्लत ईरान همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. मगर कितने देश, कौन कौन हैं जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है? कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुर्रत दिखाएगा? खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है, उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है। इजराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम, वो भी न्यूक्लियर वॉर का। सारा मामला यहीं फंस रहा है।